हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य का सरल इतिहास देख रहे हैं, जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पार्ट 12 वीडियो तक पहुंच चुके हैं। अभी से पहले पार्ट 11 वीडियो तक इसका अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के वीडियो के अपडेट को लेकर आज जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं, ये आधुनिक काल से रिलेटेड है। प्यारे साथियों, यहाँ पे इस वीडियो का यहाँ से एक टेस्ट सीरीज चलेगा इस बुक का, जो हिंदी विश्वनाथ त्रिपाठी जी का पुस्तक लिखा गया हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। इसका एक टेस्ट सीरीज चलेगा, तो आप लोग टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। आज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे किस तरह से आगे आधुनिक काल में इसकी चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जैसा कि यहाँ आपको स्लाइड्स में दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आपको यहाँ स्लाइड्स में देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है अध्याय 4 आधुनिक काल 1850। तो आप देख सकते हैं यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप यहाँ से नोट भी करते चलेंगे। आप पेन कॉपी लेकर बैठे। तो चलिए यहाँ से पहले हम लोग देख लेते हैं पूर्वाभास। आधुनिक युग के पूर्व गद्य का उल्लेख और महत्व नगण्य था और नगण्य है। आधुनिक काल में गद्य का महत्व बढ़ गया। गद्य का संबंध वैचारिकता से, आधुनिकता इस काल में गद्य में नहीं पद में भी व्यक्त हुई है। भारतेंदु युग के बाद की कविता का गद्यात्मक दबाव है। आजकल तो कविता की भाषा लगभग गद्य हो गई है। गद्यात्मकता का दबाव भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो गया था। आधुनिक युग में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आलोचना आदि गद्य की विधाएं हैं। रीतिकालीन कविता में रीति, लय, संगीतात्मकता इत्यादि पर ध्यान है। तो खड़ी बोली का विकास यही समय में होता है। तो आइए देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो खड़ी बोली गद्य का विकास। मुगल शासन काल के अंतिम दौर में खड़ी बोली गद्य को फारसी रंग में ढालने का प्रयास हुआ। यह स्वाभाविक था। सम्मान से ऊपर उठा हुआ और उठने का आकांक्षी व्यक्ति या समुदाय जीवन के अनेक क्षेत्र में उच्च वर्ग का अनुकरण करता है। भाषा से सामाजिक स्थिति को प्रकट करने का काम लिया जाता है। और आजकल लोग बोलते समय बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों या वाक्यों का व्यवहार करते हैं। वैसे उस काल में यानी मुगल काल में लोग फारसी का करते होंगे। इससे खड़ी बोली की देसी शैली के समांतर फारसी शब्दावली वाली, देख सकते हैं यहाँ से फारसी शब्दावली उर्दू शैली का जन्म हुआ। उर्दू का विकास देख सकते हैं। उर्दू शैली के विकास का कारण धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और प्रशासनिक है। आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि उर्दू शैली का जो विकास हुआ है वह धर्म को लेकर हुआ है, ऐसा नहीं है। वह प्रशासनिक और सांस्कृतिक को लेकर ऐसा उसका विकास हुआ है। 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइट ने हिंदू और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार की। आप लोग ध्यान दे सकते हैं और इसको नोट भी कर ले, इसको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आगे बढ़िए तो कहता है इसी कॉलेज के लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर की रचना की। तो आपको याद रखना है लल्लू लाल की ये रचना है प्रेम सागर। और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सदल मिश्र जी का नासिकेतोपाख्यान है। इसकी चर्चा साथ में प्यारे साथी जो जेएनयू के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पूछा जा चुका है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। तो आप देख सकते हैं रचनाकार कौन है। तो यहां से आप सदल मिश्र इसका सही जवाब लगा सकते हैं। इसके 2 वर्ष पूर्व मुंशी सदासुख लाल ने ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक और उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखा। तो यहाँ से ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ज्ञानोपदेश और रानी केतकी की कहानी ध्यान रखेंगे। यह काम 1803 के आसपास हुआ। ये तीनों आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं। इनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मुंशी सदासुख लाल जी के, जिनका न्यास भी नाम है, जो 1746 से 1824 इनका समय रहता है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। यहाँ से कहा गया कि ये दिल्ली के रहने वाले थे। ये उर्दू फारसी के भी लेखक थे। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, आप ध्यान देंगे अपने वीडियो पे। देखिए यहाँ से कहा गया है कि इन्होंने सुख सागर लिखा और ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक लिखी, जिसकी भाषा आप देख सकते हैं यहाँ से भाषा सहज एवं प्रवाहमयी है। इनकी खड़ी बोली के गद्य
पर कथावाचकों तथा पंडितों की शैली का प्रभाव है, किंतु इससे उनकी भाषा की सहजता नष्ट हुई। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया। आइए अब हम लोग देखते हैं इंसा अल्लाह खां के बारे में। इनका जो समय यहाँ पे बताया गया है वह 1756 से 1817 बताया गया है। इंसा अल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने उदय भान चरित्र या रानी केतकी की कहानी लिखा है। आप इनको इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेंगे, VVI है। इनकी भाषा चटकीली और मुहावरेदार है। उन दिनों किस्सा गोई की कला काफ़ी प्रचलित थी। इंसा अल्लाह खां के गद्य पर इस शैली का प्रभाव है। भाषा तो इनके नगरों की है, किंतु शैली अलंकृत या चुलबुली है। बीच बीच में पद जैसी तुकबंदी उन दिनों के उर्दू गद्य लेखन में मिलती है। वहाँ लल्लू लाल के यहाँ भी और इंसा अल्लाह खां के यहाँ भी। उदाहरण के लिए यह पंक्ति आप देख सकते हैं, यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा, यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जीत रसने लगा। इन्होंने ऐसा पंक्ति का इन्होंने इस्तेमाल किया है। चलिए अगला जो हम लोग देखेंगे लल्लू लाल जी के देखेंगे, जो 1763 से 1850 ईस्वी के बीच है। तो आइए देखते हैं। लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा, जैसा कि ऊपर भी हमने बताया कि आपको यह पॉइंट्स याद रखने हैं। अरबी फारसी के शब्दों का इन्होंने अपने गद्य में बहिष्कार किया। भाषा की सजावट प्रेम सागर में पूरी है। विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णनों में वाक्य भी बड़े बड़े आए और अनुप्रास भी यत्र तत्र है। मुहावरों का प्रयोग कम है। तो ये देख लिए आपने लल्लू लाल जी के बारे में। चलिए आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो ये सदल मिश्र जी के बारे में, जो 19वीं सदी का प्रारंभ है। इन्होंने भी लल्लू लाल जी की तरह फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए खड़ी बोली में गद्य की पुस्तक तैयार की। पुस्तक का नाम था नासिकेतोपाख्यान। आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिकेतोपाख्यान जो सदल मिश्र की है, यह पूछी जा चुकी है। इसकी भाषा में पूर्वीपन है। ये आरा बिहार के रहने वाले थे। इनकी भाषा बहुत कुछ व्यवहार उपयोगी है। खड़ी बोली गद्य के इन चारों प्रारंभिक लेखकों में मुंशी सदा सुखलाल नियाज का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहारोपयोगी है। राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ की ही परंपरा में उनका गद्य है। आप ध्यान दे सकते हैं, ये राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ की ही परंपरा में उनका गद्य है। गद्य का विकास करने में ईसाई मिशनरियों शिक्षा प्रसार के लिए लिखी गई पुस्तकों, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज और वैचारिकता को प्रकट करने और आगे बढ़ाने वाली पत्र पत्रिकाओं का हाथ है। आप देख सकते हैं जो गद्य का विकास हुआ उन सबों में इन सबों का बहुत हाथ है। जो शिक्षा का प्रचार किए, जो आर्य समाज का, ब्राह्मण समाज का, इन सभी का इसमें बहुत योगदान है। इस युग में गद्य आवश्यकता बन गया। गद्य के इस विकास में छापाखानों की बहुत बड़ी भूमिका है। छापाखानों के बिना इतनी अधिक संख्या में पुस्तकें मुद्रित नहीं हो सकती थी। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशित होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अंग्रेजी की शिक्षा के प्रसार के साथ साथ हिंदी उर्दू की भी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार ने की। इसके लिए पुस्तकों के प्रकाशन की भी व्यवस्था हुई। 1833 के आसपास आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। आपके लिए इम्पोर्टेंट, आप नोट कर लेंगे इसे। 1833 में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने कथासार नामक पुस्तक प्रकाशित किया। ध्यान रखेंगे, ये कथासार नामक पुस्तक प्रकाशित कराई। कथासार मार्समैन के प्राचीन इतिहास का अनुवाद है। आप ये भी नोट कर लेंगे, ये किनके प्राचीन इतिहास का है, तो ये मार्समैन का है। 1840 में भूगोल सार और 1848 में रसायन प्रकाश छपा। इस तरह हिंदी गद्य के पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ईसाई धर्म के प्रचार का प्रभाव हिंदू जनता पर पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में हिंदू जनता को उस प्रभाव से बचने का उद्यम होना अनिवार्य था। इस तरह हिंदी में गद्य में धार्मिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। बंगाल में राजा राम मोहन राय इस कार्य में आगे बढ़े। 1815 में उन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया। आप ध्यान रखेंगे, 1815 में वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में इसने क्या कराया, प्रकाशित कराया। 1829 में उन्होंने हिंदी में बंगदूत नामक, ध्यान रखेंगे, बंगदूत नामक पत्र निकाला। इसके 3 वर्ष पहले 1826 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्दंड कोलकाता से निकाला। बहुत इंपॉर्टेंट है यह उदंत मार्दंड, आप ध्यान रखेंगे। यह विचित्र, आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं,
यह जो विचित्र है यहाँ पे देख सकते हैं आगे, यह विचित्र संजोग था कि हिंदी के प्रारंभिक समाचार पत्र हिंदी के क्षेत्र में नहीं उसके बाहर कोलकाता से निकले। राजा राम मोहन राय जैसे देशभक्त समाज सुधारक ने हिंदी गद्य का अखिल भारतीय महत्व समझा। हमें हिंदी के प्रथम समाचार पत्र गद्य के रूप में यह नमूना देख लेना चाहिए। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से बताया गया कि यह उदात्त मानदंड अब पहल हिंदुस्तानियों के हित के हित जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी ओ फारसी ओ बंगला में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। ये कौन कहते हैं? इस समय जब यह पहला मानदंड जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र निकला तो उसमें ऐसा लिखा गया। चलिए आगे के पॉइंट्स पे देखिए, तो यहाँ कहता है कि समाचार पत्रों की भाषा यथासंभव रूढ़ियों से मुक्त एवं व्यवहारों उपयोगी होती है। वह तत्कालिकता की अभिव्यक्ति करती है। उदात्त मानदंड की भाषा इन गुणों को ग्रहण करने लगती है। 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी में बनारस अखबार निकाला। ये नोट कर लेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे इसकी जो लिपि थी वह देवनागरी थी, लेकिन भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई। बनारस से सन 1850 में सुधाकर निकला। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाले। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलेंगे जो हाईलाइट किया जा रहा है। 1863 में आगरा से लोकपत्र निकला। 1867 में नवीन चंद्र ने ज्ञान पदायिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। आशय यह है कि हिंदी क्षेत्र में वैचारिक विविधता का रूप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आने लगा। इससे हिंदी जीवन व्यवहार की भाषा के रूप में तेजी से विकसित होने लगी। 1837 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू कर दी गई। इसका प्रभाव यह पड़ा कि शिक्षित होने का अर्थ हो गया उर्दूदा होना। हिंदी केवल धर्म कथा पुराण आदि को सुनने सुनाने और स्त्रियों के लिए व्रत त्योहार की भाषा बनकर रह गई। उर्दू के समर्थन में गरसा दत्तासी और सर सैयद अहमद ने बहुत प्रयास किया। हिंदी के लिए उद्योग करने वालों में फ्रेडरिक पिनकॉट का नाम सदैव स्मरणीय है। आप ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेंगे, ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। शिक्षा विभाग में अधिकारी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे, किंतु बाद में वे उर्दू के हिमायती हो गए। इस युग में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम के गद्य अनुवाद हिंदी का साधु रूप सामने लाकर उसका पक्ष सुदृढ़ किया। आगे बढ़िए तो आप देख सकते हैं कि पंजाब के पंडित सरदाराम फुलोरी ने 1863 के आसपास अपने पांडित्य एवं निर्भीक व्याख्यानों और लेखों से हिंदी को बहुत सहारा दिया। इनका भाग्यवती 1867 नामक उपन्यास हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रकाशित है। तो आपको ये वाला पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। भाग्यवती ध्यान रखेंगे, ये जो भाग्यवती नामक उपन्यास है हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में यह प्रसिद्ध हुआ, जो 1867 में है। आइए अगला पॉइंट स्वामी दयानंद सरस्वती की देख लेते हैं, जो 19वीं सदी के हैं। तो यहाँ से बताया गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1857 में आर्य समाज की स्थापना की। वर्षों पूर्व से वे वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्य प्रकाश परिमार्जित हिंदी गद्य में लिखा। आप ये पॉइंट्स नोट कर लेंगे, ये वाले पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। स्वामी जी गुजराती भाषी थे। इसके पहले हम देख चुके हैं कि बंगाल के राजा राम मोहन राय ने हिंदी गद्य का उपयोग किया था, और इसी प्रकार पश्चिमोत्तर भारत के गुजराती भाषी स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी गद्य को अपने मत प्रचार का साधन बनाया। खड़ी बोली हिंदी गद्य विकसित हो रहा था। यह विकास नई चेतना के प्रसार का माध्यम भी था। इस चेतना का दबाव केवल गद्य नहीं पूरे साहित्य पर पड़ना था। हिंदी साहित्य में इस नई चेतना का प्रवेश भारतेंदु युग में हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं भारतेंदु युग का साहित्य, जो 1850 से 1900 के बीच रहा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। आप इसको नोट कर लेंगे, ये वाले पॉइंट्स को आप ये पॉइंट्स को नोट करेंगे। चलिए आगे के पॉइंट्स में यहाँ पे बताया गया है कि नई चेतना से युक्त होने के कारण हिंदी साहित्य रीतिबद्धता से मुक्त हुआ।
वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण आधुनिकता का जन्म हुआ और इसका ऐतिहासिक सामाजिक आधार क्या था। भारत में 18वीं सदी के उत्तरार्ध से अंग्रेजों का वर्चस्व हो जाता है। उन्होंने भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया, जमीन को अपने कब्जे में लेकर किसानों पर लगान का बोझ बहुत बढ़ा दिया। माल को ढोने और देख सकते हैं आप लोग, माल को ढोने और यहाँ से बढ़ रहे हैं, माल को ढोने और सेना को सुदूर प्रदेशों तक जल्दी पहुंचाने के लिए रेल व्यवस्था कायम की। देशी नरेशों से समझौता किया और उनके शोषण का समर्थन किया। लुटेरी व्यापारी नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को रोका। इसका परिणाम 1857 के सिपाही विद्रोह था। इसमें किसानों ने हिस्सा लिया, गैर सैनिक किसानों ने भी लड़ाई लड़ी। इसका रूप असांप्रदायिक था। विद्रोहियों ने भारत में अंग्रेजों को लुटेरी नीति को बहुत अच्छी तरह से समझा था। बहादुर शाह के नाम से जो इश्तहार विद्रोहियों द्वारा जारी किया गया था, उसमें जमींदार, व्यापारी, सरकारी नौकरों, कारीगरों आदि की स्थिति अलग अलग बयां की गई है। इसमें देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो कहा गया कि देखिए इसमें कहा गया कि अंग्रेजों ने नील कपड़ा और जहाजों में भेजी जाने वाली अन्य वस्तुओं के व्यापार पर इजारा यानी एकाधिकार कायम किया। केवल मामूली चीज़ों का व्यापार यहाँ के लोगों के हाथ में रहने दिया, लेकिन इसमें भी मुनाफे कमाने की बहुत सी तरकीबें निकाल ली। चुंगी वगैरह के जरिए व्यापारियों पर वे भारी टैक्स लगाते हैं। भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों पर इन स्थितियों का प्रभाव है। वे देश की दशा पर द्रवित होते हैं। उनके साहित्य में नई विषय वस्तु जुड़ गई। यह नई विषय वस्तु देश प्रेम है, जो देश के यथार्थ बोध पर आधारित है। इसमें भाषा, समाज सुधार, पाखंड उद्घाटन बहुत कुछ है, लेकिन इसकी मुख्य विषय वस्तु आर्थिक है। वे आर्थिक विषमता का चित्रण जिस स्वर से करते हैं वह सिपाही विद्रोह के नेताओं के स्वर से बहुत मिलता जुलता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि भारतेंदु युग का साहित्य, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। इसका पहला प्रमाण यह है कि साहित्य के किसानों को लक्ष्य करके उन्हें संगठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना गद्य पद लिखा गया है उतना दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा गया है। भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा सब अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका व्यक्तित्व आंदोलनकारी था। वे व्यक्ति नहीं संस्था थे, इसलिए वे नई चेतना के प्रतिनिधि या प्रतीक साहित्यकार बन सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो गया था, पर हिंदी उनसे दूर थी। लोगों की अभिरुचि बदल चली थी, पर हमारे साहित्य पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में देखिए, ये वाले पॉइंट्स को आप ध्यान से 2-3 बार अवश्य वीडियो को देखकर सुने, ताकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनके जो वक्तव्य हैं उनको एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कहा गया कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया, तो दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये कहते हैं कौन? ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला जो यहाँ से पॉइंट देखेंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग की जनवादिता को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि भारतेंदु युग की साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय, देख सकते हैं ऊपर की ओर, वह भारतीय समाज को पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी करना चाहता है। वह केवल, देख सकते हैं आप लोग, वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों के भी अग्रदूत थे। अस्थिर शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के वे भी समर्थक थे। आप देख सकते हैं, ये इनके महत्व को बता रहे हैं रामविलास शर्मा जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और एक और व्यक्ति थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन सभी लोगों ने ऐसा इनके बारे में कहा।
आगे की ओर बढ़िए तो आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आगे पीछे पूरे देश में नव जागरण की लहर दौड़ जाती है। इस नव जागरण पर देशी परिस्थितियों और यूरोप से संपर्क दोनों का प्रभाव है। हिंदी क्षेत्र के नव जागरण पर मुख्यतः अंग्रेजों के शोषण, 1857 के सिपाही विद्रोह और राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस आदि का प्रभाव है। भारतेंदु इस नव जागरण के अग्रदूत थे। उनके समान धर्मा साहित्यकारों की रचनाओं से हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ। इस आधुनिकता के प्रधानतः 3 लक्षण थे, तो आइए तीनों लक्षण को देख लेते हैं। वह यथार्थ बोध पर आधारित है। साहित्य काव्य रूढ़ियों, कवि शिक्षा या किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चलकर अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करने लगा। यथार्थ बोध का वास्तविक अर्थ यथार्थ की विषमता का बोध है। इसलिए इस युग के साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि विषमताओं एवं विरूपताओं का विघटन किया। विषमता बोध से उत्पन्न संवेदना में पिछड़ा या छटपटाहट भी है। रचनाकार अपने साहित्य से इस विषमता को पाटने का उद्देश्य व्यंजित करने लगा। इसलिए आधुनिक साहित्य रसमग्न करने के स्थान पर आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा भी देने लगा। देखिए यहाँ से साहित्य सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व से युक्त हो गया। रीतिवादी साहित्य से आधुनिक साहित्य की यह विशेषता थी जिसका परिवर्तन भारतेंदु ने किया। तो उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आप 1-2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद है आपको याद भी हो जाएगा। चलिए आगे के पॉइंट्स में देखिए तो अगला पॉइंट्स कहता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व से युक्त होने पर साहित्य की विषय वस्तु का विस्तार हुआ। अनेक नई परिस्थितियां, दृश्य घटनाएं साहित्य की वस्तु परिधि में आ गई। रचनागत नवीनता इसी बात से निहित होती है कि जहां पहले रचना दृष्टि नहीं जाती थी वहां जाने लगी। वस्तु के विस्तार और वस्तुगत संवेदना की नवीनता का विधाओं पर असर पड़ता है। भारतेंदु युग में अनेक नई विधाओं का भी परिवर्तन हुआ। इसमें से अधिकांश गद्य विधाएं थी। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आप देख सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक विषयों पर विचार का प्रसार हुआ। संपादकीय और निबंध हिंदी साहित्य में नई वस्तु थे। तो यहाँ तक के पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर किया। इसके बाकी जो कल का पॉइंट्स हम लोग देखेंगे निबंध या कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।